नमस्कार। इग्नू के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन है असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क ऑफ पीजीडीटी, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इग्नू स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ का एक प्रोग्राम है जो एक एनुअल प्रोग्राम है और जिसकी काउंसलिंग आप अक्सर अपने स्टडी सेंटर्स पर लेते हैं, पर क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के कारण हम अपने स्टूडेंट्स तक काउंसलिंग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए स्कूल का ये प्रयास है कि हम फेसबुक लाइव के माध्यम से और जो डिफरेंट मोड्स हमारी स्कूल की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं उसके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर सकें। मेरे पास लगभग इससे जुड़ी बहुत सारी क्वेरीज लगातार आ रही हैं और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं पीजीडीटी का कोऑर्डिनेट करती हूँ डॉक्टर हरीश कुमार सेठी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग की तरफ से डॉक्टर हरीश सेठी के साथ। तो इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसी को लेकर और उसी की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आज हमने ये सेशन बुक किया है और हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में हम आपकी लगभग सभी सवालों का जवाब दे सकें। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन 1 साल का कार्यक्रम है और 30 क्रेडिट्स का ये प्रोग्राम है जिसमें 5 मेन कोर्सेज हैं, पीजीडीटी 1, 2, 3, 4 एंड 5। पीजीडीटी 5 प्रोजेक्ट वर्क है यानी परियोजना कार्य। मैं पहले पीजीडीटी 1, 2, 3 और 4 के टाइटल्स आपके सामने पढ़ूंगी। आप देखिएगा कि जो सिलेबस आपके पास अवेलेबल है ये टाइटल्स वही हैं। और इसके साथ जो एक और सूचना जो लगातार इग्नू अपने प्लेटफॉर्म से दे रहा है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हमारा स्टडी मटेरियल इग्नू की वेबसाइट पर ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी, इग्नू की वेबसाइट पर ई ज्ञान कोश जो सुविधा है आप वहाँ से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू का ई कंटेंट ऐप जिससे आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल समय है, हम सभी के लिए मुश्किल है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इस बीच में इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हम जो ई ज्ञान कोश के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि ई ज्ञान कोश के माध्यम से अपना स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, उनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए ई ज्ञान कोश के माध्यम से वो अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ई कंटेंट ऐप से अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में ये वहाँ उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि पीजीडीटी, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग का एक बहुत पुराना कार्यक्रम है जो अप्लाइड ट्रांसलेशन पर बेस्ड है। डॉक्टर हरीश कुमार सेठी एंड मैं डॉक्टर ज्योति चावला, हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आज सीधा बात करते हुए अगर आगे बढ़े तो मैंने जैसे बताया कि 5 प्रमुख पेपर्स हैं पीजीडीटी 1 यानी कि अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि। दूसरा पेपर है अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष। तीसरा है व्यवहारिक अनुवाद, विविध स्तर और क्षेत्र। चौथा है प्रशासनिक अनुवाद और 5वां है अनुवाद परियोजना। ये 5 पेपर्स हैं जो सभी 6-6 क्रेडिट्स के पेपर्स हैं। आप जानते हैं कि ये एक एनुअल प्रोग्राम है। अगर आपने एडमिशन जून साइकिल में लिया है तो आप अगले साल के जून में इसके एग्ज़ाम देंगे, और अगर आपका एडमिशन जनवरी साइकिल का है तो आपके एग्ज़ाम अगले इस साल दिसंबर में होंगे। यानी जनवरी में अगर आपका एडमिशन है तो आप उसी साल के अंत में दिसंबर में उसकी परीक्षाएं देंगे। 1 साल बाद आपकी परीक्षाएं होती हैं। उसी के हिसाब से आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी करने हैं जो इग्नू की वेबसाइट पर, स्कूल के पेज पर, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग के पेज पर प्रोग्राम गाइड के रूप में वहाँ उपलब्ध है। आप चाहें तो वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करते रहें। पीजीडीटी सेशन जिस तरह हम लोगों ने कहा कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पर है, तो मैं पहले बात करूँगी कि इसका असाइनमेंट जिसको लेकर बच्चों के स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं कि असाइनमेंट्स किस तरीके से किए जाएँ। आप देखेंगे कि इग्नू की वेबसाइट पर स्टूडेंट सपोर्ट में जाकर स्टूडेंट जोन में आगे असाइनमेंट एक सेक्शन है जहां पर इग्नू के सभी कार्यक्रमों के असाइनमेंट रहते हैं। आप उस पेज पर जाएं, इग्नू के असाइनमेंट पेज पर, और वहां पर आपको पीजीडीटी के सब असाइनमेंट उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। वहीं पर इग्नू पीजीडीटी का प्रोजेक्ट भी है, तो आप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वहाँ से डाउनलोड करें सबसे पहले। दूसरा माध्यम तरीका जो होता है वो स्टडी सेंटर के माध्यम से आपके पास असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पहुंचते हैं या पहुंचाए जाते हैं, पर क्योंकि अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट ना मिले हों तो आप वहां से सुविधा ले सकते हैं। असाइनमेंट जैसे मैंने कहा, पहला पेपर अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि। हर पेपर का जैसे 4 पेपर हैं, पीजीडीटी 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों के असाइनमेंट्स आपको करने हैं। जो आपकी जो एग्ज़ाम, जो आपका जो टर्म एंड एग्ज़ाम होता है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो आपका टोटल 100% का 70% उसका होता है, और 30%
के बराबर आपका असाइनमेंट, जिसे हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस असेसमेंट आपको घर बैठे करना होता है, जिसे आप असाइनमेंट की शक्ल में करते हैं। इन असाइनमेंट्स को आप घर बैठे करते हैं, आप अपने हिसाब से स्टडी करते हुए, मटेरियल को पढ़ते हुए आप अपने असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कुल 30 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है और हर पेपर 100 नंबर का है। तो 100 नंबर के पेपर के हिसाब से ही हमने असाइनमेंट भी बनाए हैं। आपको उन असाइनमेंट्स को उसी हिसाब से करना है। आपको उसकी शब्द सीमा भी दी जाती है कि आप इतने शब्दों में इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब देंगे। पढ़ने के लिए जैसा मैंने कहा आपसे कि आपका स्टडी मटेरियल या तो प्रिंट के रूप में आप तक उपलब्ध होगा या फिर आप ई-ज्ञान कोश से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न हम या हमारे साथी आपके असाइनमेंट्स में देते हैं, वे सभी के सभी प्रश्न आपके सिलेबस से ही होते हैं। हम कभी भी ऐसा कोशिश नहीं करते कि आपको सिलेबस से बाहर कुछ पूछा जाए, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल हमने आपको उपलब्ध करवाया है, आपके प्रश्न भी उसी से पूछे जाते हैं। आप अपने स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ें, थॉरली पढ़ें, और आप प्रश्नों को पढ़ते हुए आप उनके उत्तर अपने पढ़े हुए मटेरियल से या आपकी जो समझ उससे बनती है उससे आप तलाश कर सकते हैं। पीजीडीटी 1 में एक लास्ट जो प्रश्न हम देते हैं वो है जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अनुवाद करते समय कि आप जब आपके सामने एक खराब अनुवाद का उदाहरण दिया गया है तो आप उसे किस तरीके से उसकी वेटिंग करते हैं, इसका पुनरीक्षण करते हैं। तो वो एक पुनरीक्षण वाला एक प्रश्न अंत में है जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसको करते हुए हमने आपके सामने एक अंग्रेज़ी का पैसेज और एक उसका हिंदी में अनुवाद उपलब्ध करवाया है। जो हिंदी का अनुवाद है वो अंग्रेज़ी के दिए गए पैसेज के हिसाब से उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। ये गड़बड़ियाँ व्याकरणिक स्तर पर हो सकती हैं, अनुवाद के स्तर पर हो सकती हैं, या फिर टाइपो एरर भी हो सकते हैं। एक अनुवादक या अनुवादिका होने के नाते आपको वो प्रश्न अटेम्प्ट करते वक्त उसे दोनों ही पैराग्राफ्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर आपको वो डिफरेंसेस मार्क करने हैं कि कहाँ वे अंतर है, कहाँ वो कमियाँ हैं जो अनुवाद में छूटी हैं, और अनुवादक या अनुवादिका होने के नाते आप उनमें करेक्शंस करते हैं और करेक्शन करके वो आपका जो सेगमेंट है वो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से पीजीडीटी 2, 3 और 4 में हम लोग कुछ पैसेजेस देते हैं अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद करने के लिए और हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद करने के लिए। पेपर नंबर 3 और 4 में हम कुछ प्रशासनिक शब्दों के अनुवाद और प्रशासनिक शब्दावली भी देते हैं, जिसकी में से अधिकांश शब्द या तो आपकी जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया उसमें है, या फिर जो प्रशासनिक शब्दावली का जो अन्य स्रोतों से जो आपको प्रशासनिक शब्दावली अवेलेबल है, आप वहाँ से उनके हल ढूंढ सकते हैं और उन्हें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो असाइनमेंट हैं, जैसा मैंने कहा, वो आपके सिलेबस का ही हिस्सा हैं, वो कहीं से भी आपसे उससे बाहर से नहीं पूछा जाता है उसका। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपके टोटल रिजल्ट का, आपके 100% जो पेपर होता है उसका 30% उसकी जो वेटेज होती है। अगर आप ये 30% वेटेज घर बैठे अपने असाइनमेंट के माध्यम से अगर आप सही तरीके से आप उसमें मार्क्स गेन कर ले तो आपके फाइनल के रिजल्ट पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है और आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने में उसकी बहुत मदद मिलती है। तो मेरी अपने पीजीडीटी के स्टूडेंट से ये गुजारिश है, ये अनुरोध है कि वो असाइनमेंट करते समय बहुत सावधानी बरतें, बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ें, थॉरली पढ़ें। जो हमारी प्रोग्राम गाइड है उसमें भी हमने अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की है कि आपको किस तरह असाइनमेंट करने हैं, किस तरह ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं। असाइनमेंट सबमिट करने को भी लेकर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने होते हैं। आपको असाइनमेंट के लिए, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो इग्नू हेडक्वार्टर में स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन में आता है। तो ये 2 अलग अलग सेगमेंट हैं, प्रोजेक्ट स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन हेडक्वार्टर इग्नू, और आपके जो असाइनमेंट जिसे हम सत्रीय कार्य कहते हैं हिंदी में, वो आपके अपने स्टडी सेंटर पर जमा होता है, आपके अपने काउंसलर्स उसे चेक करते हैं। तो ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को लेकर जो जिस तरह के सवाल मुझे और मेरे कलीग को अक्सर सुनने को मिलते हैं, ये सवाल जिस तरह की समस्याएं हम झेलते हैं, उसको लेकर हमारी कोशिश थी कि हम फेसबुक लाइव के माध्यम से आप तक उन सवालों का जवाब पहुंचा सके। और मैं जानती हूं कि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नौकरी करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लार्जर प्लेटफॉर्म से इस तरह के सवालों को एड्रेस कर सकें। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है पीजीडीटी का, वो है उसका पीजीडीटी 5 यानी प्रोजेक्ट वर्क। जैसे मैंने पहले ही कहा, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन अप्लाइड ट्रांसलेशन बेस्ड एक कार्यक्रम है, 1 साल का डिप्लोमा कार्यक्रम है, जिसमें पूरा इसका फोकस, इसका ओनस थ्योरी पर ना होकर प्रैक्टिकल कंपोनेंट पर है। आप देखेंगे कि जो इसका स्टडी मटेरियल है, जो आपके पास जो एसएलएम्स आते हैं, जो आप किसी माध्यम से उसको देखते हैं, तो उसमें जो उसका बड़ा हिस्सा है वो व्यवहारिक पक्ष उसमें बहुत ज़्यादा है।
व्यवहारिक पक्ष देने का कारण यही है कि पीजी डिप्लोमा का जो उद्देश्य होता है वो होता है स्किल बेस्ड ट्रांसलेटर्स का निर्माण करना या नए अच्छे ट्रांसलेटर्स को अच्छी ट्रेनिंग देना और अच्छे ट्रांसलेटर उपलब्ध करवाना। हम जानते हैं कि विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे मैंने पिछले सेशन में आपसे बात की थी, कि अलग अलग सेक्टर्स में ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन विभिन्न सेक्टर्स में जिस ट्रांसलेशंस की या ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ट्रांसलेशन के बेसिक्स जानने के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट पर ज़्यादा बात करते हैं। आप स्टडी मटेरियल से लेकर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सभी में आप देखेंगे कि हमारा जो मेजर फोकस है वो उसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट पर है, यानी बहुत सारी एक्सरसाइज के माध्यम से, बहुत सारे अभ्यास कार्यों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षार्थियों को, हमारे लर्नर्स को एक तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले और वो खुद अनुवाद करके ये जान पाएँ कि एक अनुवादक या अनुवादिका को किसी भी पाठ का अनुवाद करते समय किस किस तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से वो किस तरह जूझते हैं। आप देखेंगे कि जो पेपर नंबर 3 है वो व्यवहारिक अनुवाद है, यानी कि हम अनुवाद के जो व्यवहारिक पक्ष है उन पर हमने अलग अलग क्षेत्रों की बात की है। और उसी तरह जो पेपर नंबर 4 है प्रशासनिक अनुवाद, उसमें हमारा फोकस प्रशासनिक अनुवाद पर है, यानी कि कार्यालयीय अनुवादों पर। तो इस तरीके से कोशिश है कि आप 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद जब आप लार्जर सोसाइटी में जाएं तो एक ट्रांसलेटर होने के नाते, चाहे वो फ्रीलांसर ट्रांसलेटर हो या किसी आप सेक्टर में, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी सेक्टर में आप एक ट्रांसलेटर के रूप में नौकरी करें, आप बेहतर स्किल्स के साथ जाएं, आपके पास वो समझदारी हो कि कोई पाठ जब आपके सामने आता है तो अनुवादक की सबसे पहले भूमिका क्या होती है, किस तरह उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए या उसका अनुवाद करना चाहिए। इसी सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए पीजीडीटी, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो एक कह सकते हैं कि स्टैंड अलोन 6 क्रेडिट का जो एक प्रोजेक्ट वर्क है, वो पूरी तरह से इसी एक्सरसाइज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसके साथ हमने पिछले कुछ सालों में एक नया जो कंपोनेंट जोड़ा है वो है उसमें टिप्पणी लेखन, यानी कि ट्रांसलेटर्स नोट। आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क करना स्टार्ट कर दिया हो या आप अभी देख रहे हो, तो आप अपने टेक्स्ट को पहले देखें कि जो आपको पीजीडीटी प्रोजेक्ट, जो आपको टेक्स्ट स्कूल के तरफ से अवेलेबल करवाया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, वो किस तरह का टेक्स्ट होता है। आप पीजीडीटी 1 से लेकर पीजीडीटी 4 तक अनुवाद के विविध क्षेत्रों की बात करते हैं, विविध क्षेत्रों में अनुवाद की समस्याओं की बात करते हैं, उसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, किस तरह अनुवाद किया जाता है और उसकी व्यवहारिक जो अभ्यास कार्य है उसके माध्यम से आप वो एक तरह का कौशल अपने अंदर निर्मित करते हैं, या कह सकते हैं कि छोटे छोटे माध्यम से, छोटे छोटे प्रयासों से अनुवादक या अनुवादिका के निर्माण में ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। पर ये जो, और इसका असेसमेंट आप जानते हैं कि हम असेसमेंट के माध्यम से या एग्ज़ाम के माध्यम से, जो परीक्षाएं आपकी होती हैं उसके माध्यम से हम लेते रहते हैं। पर जो पीजीडीटी 5 है, जो एक तरह से कहा जाए कि फुली डेडिकेटेड एक 6 क्रेडिट का एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, उसका जो पर्पस है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आप अनुवाद के माध्यम से आप जितना आपने पढ़ा पिछले 4 पेपर्स में, असेसमेंट में या विभिन्न माध्यमों से, उसका एक तरह से पूरा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक पूरा अनुभव एक विद्यार्थी होने के नाते आपको हो सके। तो पीजीडीटी 5 का जो हमारा जो कॉम्पोजिशन है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसे बहुत मोनोटनस ना बनाएं। मोनोटनस यानी कि हम कोशिश करते हैं कि जो टेक्स्ट आपको उसमें प्रोवाइड किया जाता है वो टेक्स्ट में वैरायटी हो, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी बात किया, अनुवाद की प्रासंगिकता वाले सत्र में, कि किसी भी व्यक्ति में, और हम खासतौर पे अनुवादिका के संदर्भ में अगर बात करें तो उसमें अलग अलग स्किल्स होते हैं। आप सबसे समान रूप से एक तरह से अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो साहित्यिक अनुवाद में बेहतर होंगे वो प्रशासनिक अनुवाद में भी बेहतर होंगे। जिनके पास मीडिया ट्रांसलेशन का स्किल होगा वे विज्ञापन या संगीत का अनुवाद भी उतना खूबसूरती से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सबका अपना स्किल, अपनी एक समझदारी होती है, उसके अनुसार ही आप अनुवाद करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम जब भी अपना परियोजना कार्य प्लान करते हैं, जो हमारे 2 सत्रों के लिए होता है, किसी भी साल में 2 सेशन में जब एडमिशन होते हैं वो दोनों साइकिल्स पर अप्लाई होता है, जैसे 2020 के जनवरी साइकिल पर भी और जून साइकिल पर भी। तो हम जब ये प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी स्किल को और इस मोनोटनी का जो प्रभाव किसी पर पड़ सकता है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें एक वेरिएशन हो, वैरायटी हो, विविधता हो, ताकि आप विभिन्न स्तरों पर
अनुवादक हो या अनुवादिका होने के नाते स्वयं भी अपने आप की जांच कर सके, खुद की जांच कर सके कि आप किस क्षेत्र में या किस खास जॉनर में या किस खास स्ट्रीम में आप बेहतर अनुवाद कर सकते हैं। अगर मैं इसी सत्र की बात करूं, 2020 वाला जो सत्र है, उसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर्स दिए हैं। अगर आप देखेंगे उसको, पहला है यूनिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, दूसरा है पावर फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और तीसरा है अनुवाद का बढ़ता बाजार। अंग्रेज़ी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेज़ी का ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, इसमें हमारी कोशिश हर एस्पेक्ट पे ये होती है कि इसका हम एक कह सकें एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं कि जो आपको अनुवाद की जो एक्सरसाइजेज भी प्रोवाइड की जाती हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों की हों। आप एग्ज़ाम पेपर में भी देखते हैं और आपके असेसमेंट में भी जो असाइनमेंट्स हैं, आपके कंटिन्यूस असेसमेंट का जो असाइनमेंट है, उसमें भी आप देखेंगे कि हम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के पैसेजेस आपको उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप हिंदी में ज़्यादा निपुण हैं तो आप अंग्रेज़ी से हिंदी में ज़्यादा अच्छा अनुवाद कर सकते हैं, और अगर आपकी अंग्रेज़ी ज़्यादा बेहतर है तो आप हिंदी से अंग्रेज़ी में ज़्यादा बेहतर अनुवाद कर पाएंगे। तो ये एक अनुवादक अनुवादिका होने के नाते, एक व्यक्ति के होने के नाते और आपकी जो आज तक की जो उपलब्धियाँ उसके अनुसार आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बेहतर किस में हैं, कौन सी भाषा में आप ज़्यादा अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से आप अपनी स्किल को भी पहचानते हैं और उसी हिसाब से आप आगे अपने लिए रास्ते तलाशते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पीजीडीटी प्रोजेक्ट में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो मटेरियल होता है उसमें हम वैरायटी दें। और जैसे मैंने 3 चैप्टर्स का नाम लिया, पहला है यूनिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, दूसरा है पावर फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और तीसरा है अनुवाद का बढ़ता बाजार। इसके साथ जो एक और दृष्टि हमारी रहती है, मेरी और मेरे कलीग डॉक्टर हरीश कुमार सेठी की, जब हम ये प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, इसके माध्यम से अगर आप नोटिस करें पिछले कुछ सालों के प्रोजेक्ट्स में, हमारी कोशिश ये होती है कि जो टेक्स्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं अनुवाद करने के लिए, वो टेक्स्ट अनुवाद के साथ साथ आपको अनुवाद का एक अच्छा एसे या एक अच्छा लेख, एक अच्छा पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो उन पाठों का संकलन कर सकते हैं, आगे भविष्य में उनसे आप और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। जैसा पहला ही चैप्टर है यूनिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, और हम जानते हैं ये अनुवाद का इंटीग्रल पार्ट है। आप अनुवाद का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे हमारा एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ हो, रिसर्च के कार्यक्रम हो, पीजी डिप्लोमा हो या अन्य कार्यक्रम जो हमारे हैं, सभी में कल्चरल डाइवर्सिटी वाला कंपोनेंट होता है। तो एक चैप्टर हमारे ये है। दूसरा मैंने बताया जो टोटली एक तरह से कम्प्लीटली टेक्निकल चैप्टर है, पावर फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और तीसरा अनुवाद का बढ़ता बाजार, जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उपलब्ध आपको करवाया जाता है। तो इन सब तीनों चैप्टर्स को मिलाकर जो आपका जो ट्रांसलेशन का जो कंपोनेंट बनता है, आपको इन तीनों पाठों का अनुवाद करना है। अनुवाद करने समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 पार्ट हैं, इन तीनों का बेसिक टेक्सचर क्या है। जब मैं टेक्सचर कह रही हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि आपको अनुवादक या अनुवादिका होने के नाते और पिछले 1 साल में जो आपने अभी तक स्टडी किया है, स्टडी मटेरियल के माध्यम से और अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से, उनके माध्यम से आप ये पहचान पाएंगे कि ये जो 3 जो चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला है कल्चरल डाइवर्सिटी, ये बहुत कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का इसका जो पार्ट है। जो दूसरा है वो टोटली टेक्निकल या मैकेनिकल कह सकते हैं, साइंटिफिक काइंड ऑफ टेक्स्ट कह सकते हैं, और तीसरा है अनुवाद का बढ़ता बाजार, ये नॉलेज टेक्स्ट का पार्ट है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर हम देते हैं, और हर बार हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी शब्द सीमा होती है उसके हिसाब से हम चैप्टर्स की संख्या घटाते बढ़ाते भी हैं। अगर हमें लगे कि हमारी शब्द सीमा के हिसाब से अगर चैप्टर छोटे हैं तो हम 3 से 4 भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ये आपको पार्ट उपलब्ध करवाते हैं। अब आप इस प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट करते समय जो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैंने शुरुआत में भी जैसे आपसे कहा कि इसके 2 कंपोनेंट है, एक अनुवाद और दूसरा अनुवादकीय टिप्पणी, या फिर जिसे हम ट्रांसलेटर्स नोट या क्रिटिकल नोट कहते हैं। वो ये जो 2 कंपोनेंट है, ये दोनों मिलकर आपका एक प्रोजेक्ट बनता है, जो कुल मिलाकर 100 नंबर का एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। आपको इन दोनों ही कंपोनेंट को करना है। और मैं आपको फिर से बता दूं, कई बार हमें विद्यार्थी एक कंपोनेंट करके, कई बार केसेस में ऐसा भी होता है कि सिर्फ अनुवाद भेज दिया और टिप्पणी नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि इस तरह के प्रोजेक्ट हम उन्हें रिजेक्ट करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तभी तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि दोनों कंपोनेंट आप इक्वली आप उसे डील नहीं करते और अपनी समस्याओं से हमें अवगत नहीं करवाते। तो ये दोनों ही कंपोनेंट प्रोजेक्ट परियोजना कार्य के इम्पॉर्टेंट दोनों इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं, और आप एक के बिना भी अधूरा, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोजेक्ट करें, आपको दोनों कंपोनेंट करने हैं।
दोनों का महत्व बराबर है और दोनों को आपको सबमिट करना है एसईडी में, इग्नू के हेडक्वार्टर्स में भेजना है। अब जो समस्याएं प्रोजेक्ट को लेकर आती हैं हमारे विद्यार्थियों को, मैं उन पर आऊँगी। आप देखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम गाइड है या जो आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है, उससे पहले भी आपको जो जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसमें भी हमने बहुत कोशिश की है कि हम डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश करें कि जब आप कोई प्रोजेक्ट करें तो किस तरीके से करें। फिर भी इस सत्र में हम फिर से कोशिश कर रहे हैं आपके जो सवाल हैं उनको ले सकें और हम आपको ये सब करवा सकें, आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें और आपकी समस्याओं का निवारण कर सकें। तो जैसे मैंने बताया कि 3 चैप्टर हैं, अलग अलग तीनों का नेचर है। आपको एज ट्रांसलेटर सबसे पहले अपने प्रत्येक पाठ को ध्यान से पढ़ना है। यानी अगर आप चाहें तो तीनों पाठों का पहले अध्ययन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हैं तो एक एक करके, तो आप पहले अपने पाठ का पूरी तरह से उसे अध्ययन करें। लगातार हम IRC के माध्यम से, ज्ञान दर्शन के माध्यम से आपसे जुड़ते रहे हैं और आपकी काउंसलिंग सेशन में भी आपको अनुवाद की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया है। आप जानते हैं कि जब हम अनुवाद करते हैं तो उसके पीछे पूरी एक प्रक्रिया होती है, हम उससे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं 3 जो मुख्य उसके जो पायदान है या जो 3 जो स्टेप्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। तो ये जो 3 जो मूल इसके जो 3 स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको अपने पाठ का अनुवाद करना है। आप इसको इस तरह से देखें कि जो पढ़ा है आपने अभी तक PGDT 1, 2, 3, 4 में, उसी का एक तरह से आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। जो आपको पढ़ा है उसे आप यहाँ पे व्यवहारिक रूप में आप उसे यहाँ अप्लाई करना है, उसे समझना है। तो सबसे पहले आप पूरे पाठ का अध्ययन करें, ध्यान से उसे पढ़ें। पढ़ते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका पाठ किस नेचर का है, उसका मूल स्वभाव क्या है। क्या वह एक साइंटिफिक पाठ है, क्या वह एक सामाजिक सांस्कृतिक पीस है, क्या वो विज्ञापन से जुड़ा हुआ पाठ है, क्या वो और ऐतिहासिक या अलग कंपोनेंट है, या किसी अलग नॉलेज टेक्स्ट का पाठ है। आप सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके अनुवाद की तरफ बढ़ें। तो सबसे पहले जिसे हम विश्लेषण कहते हैं, वो विश्लेषण, इसे पाठ का अच्छी तरह से उसका पठन करना, पढ़कर उसे अंडरलाइन करना कि उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ आपको समस्याएं आ सकती हैं, किस तरीके से वो पाठ अनुवाद करते समय आपके सामने चैलेंज के रूप में आपके सामने खड़ा है। उस सब को जब आप एक तरह से रेखांकित कर लेते हैं, आप एक तरह से उसे स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, तब आपके सामने पाठ थोड़ा बेहतर रूप में खुलता है। जब आप इस तरीके से पाठ को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि पाठ पहले से ज़्यादा अब आपको समझ में आ रहा है और आप उसे बेहतर समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप जब पाठ का अनुवाद करने लगते हैं तो आप PGDT 2 में पूरा पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उसका भाषा का निर्माण या वाक्य संरचना किस तरीके से होती है, वो सब आप जानते हैं। उसी आधार पर आप उसका अनुवाद शुरू करते हैं। आपको इसमें अनुवाद करते समय ये देखना होगा कि आप जब अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय आपको किन किन तरह की समस्याएं आ रही हैं। कई बार कोई पाठ पढ़कर हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हम अनुवाद जब उसका करने लगते हैं तो अनुवाद करते समय जो बहुत ही सामान्य किस्म के शब्द जो हम एक तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका प्रयोग करते हैं, अनुवाद करते समय हमें उनके पर्याय नहीं सूझते या हमें उनका बेटर इक्विवेलेंट नहीं सूझता या अनुवाद नहीं सूझता। तो मेरी आपसे एक तरह से कह सकते हैं एक सलाह है कि आप अनुवाद करते समय जो सामान्य से लगने वाले शब्द हैं उनका भी अगर आप क्रॉस चेक करने के लिए डिक्शनरी में उनको देखें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। आप अनुवाद करते समय अपने डिक्शनरीज़ का ज़रूर प्रयोग करें। और डिक्शनरीज़ का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं, अपने सिलेबस के दौरान कोश निर्माण और कोशों के प्रकार के वाले चैप्टर में सब कुछ डिटेल से पढ़ा है कि कितने प्रकार के कोश होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशों की क्या भूमिका होती है। डिक्शनरी तो हम सभी के घर में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन कई बार हमें डिक्शनरी के अलावा हमें थिसॉरस की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें इंसाइक्लोपीडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें अन्य तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो हम एक पाठ के अनुवाद के दौरान हम महसूस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पाठ है वो आपके परिवेश से कितना मिलता जुलता है। अगर वो सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का पाठ है तो वो आपके परिवेश से कितना मिलता जुलता है। अगर वो आप ही के परिवेश का पाठ है तो हो सकता है कि आपको ऐसी कई समस्याएं जो किसी अन्य भाषी पाठ से, किसी अन्य सांस्कृतिक पाठ से आ सकती थी, वो ना आए। तो आप पाठ का पहले पढ़ें, पाठ को पढ़कर समझें और उस तरह के शब्दों की खोज करें जो शब्द आपको शब्दकोश में ढूंढने के बाद भी जिनके अर्थ आपको नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह के शब्द ही अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती होते हैं, जो
या तो सामाजिक सांस्कृतिक भावार्थ लिए हुए होते हैं, या कुछ ऐसे शब्द जिनसे हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ। तो इस तरह के शब्दों का जब आप छांट लेते हैं, शब्दों की सूची बना लेते हैं, तब पाठ ज़्यादा खुलकर आपके सामने आता है। आप पाठ का अनुवाद करना शुरू करें। अनुवाद के दौरान आप अपनी स्ट्रैटेजी को आप देखेंगे कि आप महसूस करेंगे जिस समय आप पाठ का अनुवाद कर रहे हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अनुवाद की जो पद्धति है, अनुवाद का जो प्रकार है, वो भी कहीं ना कहीं बदलता चला जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि पहला जो अध्याय है आपका यूनिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि सांस्कृतिक विविधता में एकता, आप इस पाठ में महसूस करेंगे कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक किस्म के शब्दों का इसमें बहुत प्रयोग होगा। भारत के संदर्भ में ये पाठ है, तो भारत के विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ इसमें आएंगे। इस तरह के शब्दों के अनुवाद करते समय आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो बहुत मैकेनिकल या बहुत साइंटिफिक, या जिसे कहा जाता है बहुत अभिधात्मक नहीं हो सकती। कई बार आपको अनुवाद करते समय भाषा में भावार्थ की ज़्यादा अच्छा प्रयोग आपको लगेगा कि आप जब पाठ का अनुवाद कर रहे हैं तो आपके अनुवाद की इकाई शब्द या वाक्य न होकर कई बार पूरा पैराग्राफ या कई बार पूरा पाठ भी हो जाता है। तो आपको ये देखना होगा कि आपका पाठ किस तरीके से है, उसमें कितनी रुकावटें एक ट्रांसलेटर होने के नाते आपको महसूस होती हैं, कितने फ्लो में वो चलता है, कहाँ कहाँ वो आपको अड़चने पैदा करता है। ये सारे आयाम पढ़ते हुए आप उस पाठ का अनुवाद करने लगते हैं। तो कई बार डिक्शनरी और कई बार इंसाइक्लोपीडिया, कई बार आपकी समझ, आपके आसपास का अनुभव, आपका सामाजिक सांस्कृतिक जो आपकी बनावट है, आपका सभ्यतागत जो आपका विकास है, वो सारा जो एक कॉर्पस हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में जो हमारे भीतर है, वो भी कई बार आपकी बहुत मदद करता है। तो हो सकता है कि डिक्शनरी में आपको बेहतर शब्द ना मिले, आपका जो अपने अनुभव हैं, वो आपके अनुभव, आपके सांस्कृतिक सामाजिक जो आपके अनुभव हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं, वो सब कहीं ना कहीं भाषा के रूप में आपके सहायक हो सकते हैं। तो आप पाठ का अनुवाद करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि जो पूरी तरह से एक साइंटिफिक टेक्स्ट है, जो आप देखेंगे मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है, वो पावर फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज साइंटिफिक पार्ट है। इस साइंटिफिक पार्ट के अनुवाद में के समय आप उस तरह की छूट नहीं ले सकते जिस तरह की छूट आपने पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले अध्याय में ली होगी, क्योंकि पहला वाला अध्याय भी कोई साहित्यिक अनुवाद नहीं है। तो इसमें भी जो छूट की जो सीमा है, क्योंकि वो सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का पाठ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से भाषा की चमत्कारिकता आपको दिख सकती है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट ट्रांसलेशन की मांग करता है, जिसे हम अभिधात्मक अनुवाद बोलते हैं, अभिधापरक अनुवाद बोलते हैं। उसमें भाषा के साथ साथ शब्दों को समझना और शब्दों के सही पर्यायों का प्रयोग करना सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाठ है वो बेसिकली एक ओपन टेक्स्ट नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का एक रिपोर्ट है या एक साइंटिफिक टेक्स्ट है जिसका उद्देश्य अनुवाद के माध्यम से उस वैज्ञानिक पाठ का प्रचार प्रसार है। तो आप जब इस तरह के पाठ का अनुवाद करते हैं तो भाषा के साथ साथ, जैसा कि अनुवाद के लिए कहा जाता है हमेशा कि किसी भी अनुवादक अनुवादिका को अनुवाद करते समय 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पाठ में 2 भाषाओं के साथ साथ आपको पर्टिकुलर जिस जॉनर का या जिस स्ट्रीम का आप अनुवाद कर रहे हैं उसकी बेसिक समझ भी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप उभरते हुए ट्रांसलेटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके सामने ये तीनों तरह के पाठ एक तरह का आपके सामने एक स्पेसिमेन है, जिससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप अनुवादक होने के नाते आपको खुद एहसास होगा कि हर तरह के पाठ के साथ आपकी जो अनुवाद की पद्धतियाँ हैं, आपके जो प्रयोग, शब्द प्रयोग हैं, आपकी जो शब्दावली है, आपके जो डिक्शनरीज़ हैं, वो भी बदल जाती हैं। तो जब हम साइंटिफिक किस्म का पाठ का अनुवाद करते हैं तो डिक्शनरी के साथ साथ हमें ग्लॉसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ग्लॉसरीज़ आपने पढ़ा है, बहुत विस्तार से आप पढ़कर आए हैं। ग्लॉसरी का मतलब होता है पारिभाषिक शब्दावली, यानी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो टेक्निकल शब्दों की एक तरह से सूची है। उसमें आपको डिक्शनरी की तरह या शब्दकोश की तरह शब्दों के पर्याय नहीं मिलते हैं, उसमें शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं। तो जब आप इस तरह का साइंटिफिक किस्म के पाठ का अनुवाद करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि डिक्शनरी भाषा के लिए, लेकिन शब्दों के लिए, निश्चित शब्दों के लिए आपके पास निश्चित ग्लॉसरी या जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से आपको पता चलेगा कि रिन्यूएबल के लिए हिंदी में क्या बेहतर शब्द है, रिसोर्सेज के लिए उसमें क्या अच्छा शब्द बताया गया है, और जो शब्द वहाँ बताए गए हैं उन्हीं शब्दों में से आपको उनका प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं। इसमें हम शब्दों की तय परिभाषाओं के साथ बंधे हुए हैं। तो आपने महसूस किया कि ये
इसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो पिछले पार्ट से अलग थी, यानी कि जब आप इस पार्ट का अनुवाद करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी पिछले पार्ट के अनुवाद से बदल जाती है। अगला पार्ट है अनुवाद का बढ़ता बाजार। ये हिंदी में लिखा गया पार्ट है जिसे आपने अंग्रेजी में अनुवाद करना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो हमारे पीजीडीटी प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद व्यवहार को लेकर बनाया गया कार्यक्रम है। तो आप महसूस करेंगे कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की जो आपकी स्ट्रैटेजीज थी, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय आप किस तरीके से क्या क्या सहूलियतें आपको हैं, भाषा के ज्ञाता के रूप में आपको क्या लगता है कि आपको अंग्रेजी से हिंदी का पार्ट ज़्यादा आसान लगा अनुवाद करने में या हिंदी से अंग्रेजी का पार्ट ज़्यादा आसान लगा। ये जो पार्ट है, मैंने कहा कि हमने कोशिश की है कि अनुवाद से रिलेटेड पार्ट भी हम आपको उपलब्ध करवा सकें। तो ये अनुवाद के बढ़ते बाजार को लेकर जो ये जो पार्ट आपके सामने उपलब्ध है, इसकी ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि रोजगार की दृष्टि से, अनुवाद की प्रासंगिकता की दृष्टि से, इस वैश्विक समाज में अनुवाद की बढ़ती मांग की दृष्टि से और अनुवाद का जो एक व्यापक जो डिमांड है, उसका जो बाजार है, उनके विभिन्न जो आयाम है उसको लेकर लिखा गया है। अब जब इसमें हम अनुवाद का बढ़ता बाजार की हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ ये पाठ अपने पूरे व्यक्तित्व में या अपने पूरे निर्मिति में ये पूरा पार्ट इंटरडिसिप्लिनरी, जिसे हम अंतर अनुशासनिक कहते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि अनुवाद की मांग केवल एक क्षेत्र में नहीं है। अनुवाद की मांग आप देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में भी है, ज्ञान के क्षेत्र में भी है, बाजार में भी है, विज्ञापन में भी है, संगीत में भी है, फिल्मों में भी है और बहुत सारे प्रशासनिक साहित्य में भी है, सृजनात्मक साहित्य में भी है। तो इसकी मांग विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से है। आप जब किसी पाठ में आप एक साथ बहुत सारे आयामों पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे आयामों की बात करते हैं, तो उससे जुड़ी जो शब्दावली है वो भी बदलती है। जैसे आप एक अखबार उठाते हैं, अखबार के पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक भाषा का स्वरूप लगातार बदलता चला जाता है। शुरू में पॉलिटिकल न्यूज़ है, बीच में एडिटोरियल न्यूज़ है, फिर खेल जगत के समाचार हैं, पीछे फिल्मी समाचार हैं। तो ये जो अलग अलग तरह की भाषा है, ये हर अलग अलग तरह की भाषा एक अनुवादिका या अनुवादक से अलग अलग स्ट्रैटेजी की डिमांड भी करती है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप पाठ को कैटेगराइज करते हैं, आप महसूस करते हैं कि अनुवाद करते समय आपके सामने समस्याएं क्या क्या हैं। हर तरह के पाठ में हर तरह की अलग अलग तरह की समस्याएं आपने महसूस की और उन समस्याओं को अनुवाद करने की स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में साथ साथ चलती है। इसके बाद हम अंतरण करते हैं, यानी कि जब उसका हम अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते समय जब आप उसे पेपर पेन पर लिख रहे हैं या आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप उस पर कर रहे हैं, तब आप महसूस करते हैं कि अंग्रेजी में या जिस भाषा में भी आप अनुवाद, जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, यानी कि मूल भाषा में जो आपके सामने सो कॉल्ड कह सकते हैं कि सोर्स टेक्स्ट आपके सामने जो उपलब्ध है, उसमें जितना कहा जा रहा है, क्या अनुवाद करते समय आप उसको शब्दगत अनुवाद कर रहे हैं या आपके अनुवाद की जो इकाई है वो लगभग लगातार बदलती है। कई बार जो मूल में कहा जा रहा है उसका एक आध शब्द छोड़कर भी हम अनुवाद करते हैं। कई बार अनुवाद करते समय हमें भावार्थ तक पहुंचने के लिए लक्ष्य भाषा या लक्ष्य पाठिका के संप्रेषण के लिए हमें शब्दों को उसमें जोड़ना भी पड़ता है और कई बार छोड़ना भी पड़ता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है अनुवाद की, जिसमें हम जोड़ते हैं, जिसे हम लॉस एंड गेन कहते हैं, ये स्ट्रैटेजी हमारे पाठ के हिसाब से बदलती है। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम जिस पाठ का अनुवाद कर रहे हैं उस पाठ के शब्दों के पर्याय ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, उसके इक्विवेलेंट्स हमको नहीं मिल रहे। और ये स्थिति कब होती है? जब जिस पाठ का अनुवाद करते समय कुछ ऐसे शब्द जिसका कॉन्सेप्ट ही हमारे समाज में नहीं है, जिसके लिए भाषा ही निर्मित हमारे समाज में नहीं हो पाई है, इस तरह के शब्दों के अनुवाद करते समय हमें समस्या आती है। और हम क्या करते हैं, कई बार हम ओरिजिनल शब्द को ही एक तरह से रिटेन कर लेते हैं, जिसे आप बोरिंग भी कह सकते हैं, रिटेंशन भी कह सकते हैं, कि आप मूल शब्द को एज इट इज़ अपने पाठ में उसका आप इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप अनुवाद करते समय आप खुद भी शब्द कॉइन करते हैं, जैसे आप प्रत्यय लगाकर या उपसर्ग लगाकर आप नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं। तो ये आपकी जो अलग अलग जो अनुवाद करते समय जो आपकी इस प्रक्रिया के दौरान, इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के दौरान जो आपकी एक स्किल डेवलप हुई है, इसे आप हर पाठ के अनुवाद के साथ आप उसे नोट करते चलें, ताकि जिस समय आप अनुवाद की टिप्पणी लिख रहे हों, जिस समय आप ट्रांसलेटर्स नोट लिख रहे हों, आपके सामने उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो कि आपने जब अनुवाद किया था तो आपको समस्याएं किस किस तरीके से की आई थी और एक अनुवादिका या अनुवादक होने के नाते आपने उसे कैसे डील किया, कैसे उसे आपने हैंडल किया।
तो आप जब अनुवाद की टिप्पणी लिखते हैं, ये सारी समस्याएं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो ट्रांसलेशन के दौरान आपने महसूस की, उनको आप लिखते चले जाते हैं। ये हुआ आपका विश्लेषण, अंतरण, और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप पाठ का जो रीफॉर्म, जो आप पाठ को फाइनली जो फॉर्म करते हैं, वो आपका फाइनल टेक्स्ट तैयार होता है। इसके बाद भी इसमें कई सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, पर हम यहाँ पर मूल 3 प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। आगे हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको अनुवाद की टिप्पणी लिखनी होती है। टिप्पणी यानी ट्रांसलेटर्स नोट, जो आपको अगर आप देखें अपनी प्रोग्राम गाइड, तो हमने उसमें सजेस्ट किया है 1200 से 1500 वर्ड्स के बीच में आपकी ये टिप्पणी होनी चाहिए। यानी जिस समय आपने अनुवाद किया, अनुवाद करने के दौरान आपने जो पॉइंट्स नोट डाउन किए, उन नोट डाउन किए हुए पॉइंट्स को आप सिलसिलेवार और एक टिप्पणी के तरीके से आप जब उसको लिखते हैं, तो उसे हम अनुवाद की टिप्पणी कहते हैं। हमने आपकी प्रोग्राम गाइड में अलग अलग पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई करके बताए हैं, उसे प्रॉपर्ली कैटेगराइज किया है कि जिस समय आप टिप्पणी लिखें तो किन किन मूल बिंदुओं का ध्यान रखें, और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपकी क्या समस्याएं, आप उनका लगातार जिक्र करते चले और अपने लास्ट में वाइंड अप करें। और वाइंड अप करते समय आप आपने जो कठिन शब्दों की एक सूची बनाई है, वो भी आप उसे दें। आप चाहें तो जो आपने उनके अनुवाद जो आपने सुझाए, वो उसकी सूची दे सकते हैं। उसके साथ आपने जो इस पूरी अनुवाद प्रक्रिया में जितने तरह के डिक्शनरीज, थिसॉरस या एनसाइक्लोपीडियाज का जो आपने इस्तेमाल किया है, उन सब का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको जो आपकी जो टिप्पणी लिखी जाती है उसमें दी जाती है। अब हम टिप्पणी की अगर बात करें, तो हमने टिप्पणी में अगर आप अपना जो आपकी प्रोग्राम गाइड है, या आप जो प्रोजेक्ट से पहले जो आपको मटेरियल, जो आपको प्रोग्राम मैनुअल जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि हमने टिप्पणी लिखने के आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, आपने कौन कौन से उपकरणों का यानी टूल्स का इस्तेमाल किया, आपको अनुवाद करते समय सांस्कृतिक और टेक्निकल कौन कौन सी समस्याएं आई, और भाषा और पाठ के जो आपके पास आपको जो चुनौतियां जो आपने महसूस की, वो क्या क्या थी, और आपने उनका क्या सोल्यूशन निकाला। तो ये कुछ एक जो पॉइंट्स हैं जिसे आप टिप्पणी लिखते समय आप उसको विस्तार में लिखेंगे। और आपको मैंने जैसे कहा कि 1200 से 1500 शब्दों के बीच की आपकी ये टिप्पणी होती है। आपको टिप्पणी लिखते समय इन सारे बिंदुओं को डील करना है। कई बार अनुवाद की टिप्पणी लिखते समय स्टूडेंट्स इससे पहले जो पूरी जो हमने जो एक प्रोग्राम गाइड आपको प्रोवाइड की है, या जो प्रोजेक्ट गाइड जो आपको प्रोवाइड की गई है, उससे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप जो टिप्पणी लिखते हैं, कई बार 1 पेज की टिप्पणी लिखकर भेज देते हैं कि ये शब्द थे जिनका हमने ये अनुवाद किया, या ये शब्दकोश थे। इसके अलावा कई बार टिप्पणी में कुछ नहीं आता। कई बार टिप्पणी में लोग अपने पर्सनल अनुभव लिखते हैं कि हमें अनुवाद करते समय घर परिवार में क्या समस्या है। तो मैं महसूस कर सकती हूँ समस्याएं अलग अलग किस्म की हो सकती हैं, लेकिन जब आपसे अनुवादकीय टिप्पणी कहा जा रहा है, आपसे ट्रांसलेटर्स नोट कहा जा रहा है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने टेक्स्ट पर फोकस्ड रहें, अपने टेक्स्ट से ही बात करें, और आप ध्यान रखें कि आप अनुवाद के दौरान जो आपने अनुभव किया एक ट्रांसलेटर होने के नाते, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी और आपने उन्हें कैसे डील किया, इन्हें आपने अपने यहाँ इसे आपको लिस्ट आउट करना है, पॉइंट आउट करना है, और उसे 1200 से 1500 वर्ड के बीच में आपको लिख के भेजना है। एक इस पर हम चर्चा करें, एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, वो ये कि कई बार स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करते हैं कि कोई उन्हें प्रोजेक्ट गाइड नहीं मिल रहा है। प्रोजेक्ट गाइड पीजीडीटी ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए। हमें किसी प्रोजेक्ट गाइड की सिग्नेचर या स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। वो प्रोजेक्ट आपको खुद करना है। उसके साथ आपको एक डिस्क्लेमर, एक डिक्लेरेशन शुरू में लगाना होता है कि ये प्रोजेक्ट आपने खुद किया है और इसमें किसी तरह की नकल या किसी तरह की कॉपी नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट खुद किया हुआ नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, हम ऐसे प्रोजेक्ट को हम या हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो उसे खारिज करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्ट खुद करें। आपकी गलतियाँ ही आपका लेसन है। आप अनुवाद करने वक्त जो आप गलतियाँ करते हैं वही आपका एक तरह से पाठ है जिसके से आप सीखते हैं। तो गलतियाँ करने की छूट है, लेकिन नकल की छूट आपको नहीं है। आप कोशिश करें कि प्रोजेक्ट खुद करें। आपके जो कच्चे अनुभव हैं वही आपको बेहतर अनुवादक या अनुवादिका बनने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के अपना प्रोजेक्ट खुद करें, अच्छे से करें, अपना
जो प्रॉब्लम्स है उसे आप कैसे डील करते हैं उसे आप अपनी टिप्पणी में लिखें। हम टीचर्स होने के नाते, काउंसलर्स होने के नाते या आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होने के नाते हम जब इन समस्याओं को पढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि आप वास्तव में बेहतर अनुवादक की ओर बढ़ रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना अनुवाद कार्य करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और ये सब एक तरह से आपके अलग अलग कह सकते हैं कि सोपान है जो आपको बेहतर अनुवादक बनाने में भूमिका निभाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि जो भी परियोजना कार्य आप करते हैं, जिस साल आप अपना परियोजना या जिस साल आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, उसी साल का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आपको करना है जो हर साल हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। आप अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपने 2018 में एडमिशन लिया है और 20 में प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप 2020 का प्रोजेक्ट करें, ना कि 2018 का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई। अब हम जो ट्रांसलेटर्स नोट है, मैं उसकी, जैसे मैंने बात किया, मैं उसी पर थोड़ा सा और विस्तार दूंगी। जैसे मैंने कहा कि सभी प्रकार के पाठ का जो प्रकृति है, जो उसकी निर्मिति है, जो उसका टेक्सचर है, वो अलग अलग है। आपके सामने इस बार हमने 3 अलग तरह के पाठ दिए हैं। हो सकता है अगली बार हम जो पाठ दें वो थोड़ा और अलग किस्म का हो, उसमें विज्ञापन से जुड़ा पाठ हो, या बाजार से जुड़ा पाठ हो, या वैज्ञानिक किस्म का और किसी और स्ट्रीम का पाठ हो। तो ये पाठ आपको जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया है, उसी के कैटेगरीज या उसी के दायरे के अंदर से आते हैं। अब इनके अनुवाद की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो स्ट्रैटेजीज, जैसा हम पीछे पाठ के दौरान भी हम चर्चा करते रहे, वो स्ट्रैटेजीज़ आपके पाठ की ज़रूरत के हिसाब से बदलती हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ हो सकता है कि आप पाठ का अनुवाद करते समय कहीं कहीं आपको लगे कि शाब्दिक अनुवाद ही उचित होगा। कई बार पाठ की अनुवाद की इकाई बदलती है। कई बार आपको लगता है कि शब्द ही इकाई हो सकती है, वो भी हो सकता है, लेकिन इसके पाठ के दौरान आपको इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको लग सकता है कि एक वाक्य का अनुवाद किया जाए, या कई बार आपको लगता है कि पूरे पाठ को समझकर उसका भावार्थ किया जाए, तो भावानुवाद किया जाए। तो ये अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ट्रांसलेशन की, वो अलग अलग किस्म के पाठ पर अप्लाई होती हैं। तो आपको पाठ की जो पूरा जो उसका टेक्सचर है, उसका जो स्ट्रीम है, उसका जो डिसिप्लिन है, उसको पहचानते हुए उसका अनुवाद करना है। और अनुवाद करते साथ साथ आपको उनकी टिप्पणियों को नोट डाउन करते चलना है। आपको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले एक पैराग्राफ में अपने पाठ के बारे में बताएं कि ये किस तरीके का पाठ है। फिर आपने जो समस्याएं इस पाठ के दौरान जो महसूस की, उसे आप कैटेगरी वाइज बताते चले कि वो समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे पहले हमने कहा कि आपने कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई अनुवाद करते समय। ये पद्धतियाँ, जैसे मैंने बताया, कि पाठ की जो निर्मिति है उसके आधार पर बदलती हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि आपने कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया। अनुवाद के उपकरण, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है पीजीडीटी के सिलेबस के दौरान। आप जब अध्ययन कर रहे थे तो आपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। अलग अलग टूल्स हैं और आप बदलते समय के साथ ये टूल्स भी विकसित हो रहे हैं। आपके पास जो प्रिंटेड डिक्शनरीज, थिसॉरस या इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, उसके अलावा आपके पास कंप्यूटराइज भी बहुत सारी डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। और उसके अलावा जो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि मशीनी अनुवाद करके हमें भेज देते हैं। मशीनी अनुवाद आपको नहीं करना है, आपको खुद स्वयं अपने पाठ का ट्रांसलेशन करना है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। आपको लगता है कि आपसे अनुवाद नहीं हो पा रहा है, कोई शब्द आपको नहीं सूझ रहा है, तो आप उन शब्दों की सहायता लेने के लिए अलग अलग तरह के कोशों का, अलग अलग तरह के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। और अपनी जो टिप्पणी है, जो आपका ट्रांसलेटर्स नोट है, उसमें आप क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपने ये कोशों का इस्तेमाल किया, इस तरह के शब्दों की चुनौतियाँ आपके सामने आई थी। कई बार हम जब मुहावरे और लोकोक्तियों को जो संदर्भ आता है, जैसे मैंने कहा पहला ही पाठ है, या मान लीजिए विज्ञापन का साहित्य आपके सामने है, या साहित्यिक अनुवाद आपके सामने आता है, तो उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों के जो टेक्स्ट होता है वो हमारे सामने एक अनुवादक अनुवादिका होने के नाते बहुत बड़ी चुनौती के रूप में होता है। क्योंकि किसी भी समाज के जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, या जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रयुक्तियाँ हैं, वो उस समाज की अपनी बुनावट, उसकी अपनी निर्मिति, अपनी एक तरह से कहें संरचना के बीच से उपजती हैं। तो आप ये अगर हिंदी का कोई मुहावरा है तो उसका आप अंग्रेज़ी में इक्विवेलेंट ढूंढें और मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुवादक अनुवादिका को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपने अनुवाद के दौरान ऐसे कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई जो सामाजिक सांस्कृतिक किस्म की थी,
और आपने अनुवाद के समय उसमें क्या स्ट्रैटेजी लगाई, आपने उसके लिए क्या इक्विवेलेंट ढूंढा। अगर आपको इक्विवेलेंट नहीं मिला तो क्या आपको इक्विवेलेंट मुहावरा, इक्विवेलेंट लोकोक्ति नहीं मिली तो क्या आपने उसका फ्लैट ट्रांसलेशन किया। अगर आपने उसका फ्लैट ट्रांसलेशन किया तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आपने कहीं टिप्पणी की, नीचे फुटनोटिंग किया, या आपने कहीं उसको अलग से एक्सप्लेन किया कि ये इस पर्टिकुलर भाषा का मुहावरा या लोकोक्ति है जिसका अर्थ ये होता है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट हमारी भाषा में न मिलने के कारण मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाई है। तो ये सब तरीके हैं जो आप अनुवाद करते समय आप नोट डाउन करते चलते हैं। इस तरह बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे वैज्ञानिक बहुत सारे शब्द हैं जिसके आपको हिंदी में इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि अगर वो कंसेप्चुअली अगर आपकी सोसाइटी में या आपके समाज में उसका विकास नहीं हुआ है तब बहुत संभव है कि उसके इक्विवेलेंट आपको अपनी भाषा में ना मिलें। कई बार एक तरह से अनुवादक या अनुवादिका की जिद होती है कि इक्विवेलेंट नहीं भी हैं तब भी हम इक्विवेलेंट खोजने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बन तो जाता है, या आप कहते हैं कि हम कॉइन भी कर लेते हैं नए शब्द, लेकिन क्या वो प्रचलित हो पाएगा या वो अपने अर्थ को कैरी कर पाएगा, उसे कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं, ये भी आपको एक ट्रांसलेटर होने के नाते आपको देखना है। तो बहुत ज़्यादा रिजिड होकर, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करते समय आप इक्विवेलेंट ढूंढने की इस कदर जिद में ना पड़ जाएं कि ना भी मिले और आप उसके लिए तलाश करें। तो बेहतर होगा कि आप उसे रिटेन कर लें, और रिटेन करते हुए आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपने रिटेन किया तो उसके पीछे कारण क्या थे। आपको अगर इक्विवेलेंट मिला था उसके बावजूद आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने बेहतर यही समझा, तो उसके कारण क्या थे। ये सारे जो आपकी टिप्पणियां हैं, जो आपके कमेंट्स होंगे, वो ये बताएंगे कि एक ट्रांसलेटर होने के नाते आपकी समझ क्या है, आपने कैसे महसूस किया कि इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से होना चाहिए। तो ये एक ट्रांसलेटर की निर्मिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इस तरह की जो टिप्पणियां हमारे सामने आती हैं। उसके अलावा जो भाषाई या पाठगत जो समस्याएं आपने महसूस की, वो समस्याएं क्या थी, किस तरीके से आपको लगता है कि भाषा की संरचना की दृष्टि से वो किस तरीके से अलग था। हमने यहाँ सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ही लैंग्वेज पेयर लिया है, क्योंकि एक पीजी डिप्लोमा है और उसके खास उद्देश्य हैं, जिस खास पर्पज़ से इसका निर्माण किया गया। और मैंने बताया कि ट्रांसलेटर्स भारत के संदर्भ में अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेटर्स के निर्माण की इसकी पूरी पृष्ठभूमि है। लेकिन आप देखते हैं कि दो अन्य भाषाएं जो बिल्कुल अपोजिट समाजों से हैं, जिनकी वाक्य संरचना भिन्न है, जिसके सांस्कृतिक सामाजिक बुनावट भिन्न है, इस तरह के पाठों के अनुवाद में अक्सर अनुवादकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजी और हिंदी में भी आप उसी तरह की समस्याएं देखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लंबे समय से अंग्रेजी और हिंदी का ताना बाना काफ़ी चलता चला आ रहा है, तो बहुत सारे शब्द अब आप देखते हैं कि दोनों भाषाओं में मिल जाते हैं, या कुछ शब्द इस तरीके से हमारी भाषाओं में घुल मिल गए हैं कि हमें उनके अपनी भाषा में इसके इक्विवेलेंट या पर्याय की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब हमारे सामने दो बिल्कुल एलियन भाषाएं होती हैं, तब ये समस्या हमारे सामने और बड़ी हो जाती है कि अनुवादक या ट्रांसलेटर होने के नाते हम उन्हें किस तरीके से डील करते हैं, और अगर डील नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे सामने वो किस तरह चुनौती के रूप में होते हैं। तो बेहतर अनुवादिका या अनुवादक होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पाठ का अनुवाद करते समय उस पाठ के साथ एक तरह के पाठ को आत्मसात कर लें। एप्रोप्रिएशन आपका पाठ के साथ इस कदर हो जाए कि आप पाठ को पढ़ते समय उसकी समस्याओं पर उंगली रख सकें, उनको डील कर सकें, उनको समझ सकें और उनको हाईलाइट भी कर सकें कि वो कहाँ आपके सामने एक चुनौती है। तो बेहतर अनुवादक या अनुवादिका के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पाठ का अनुवाद करते समय ये पाठ को पूरा पढ़ें, उसकी विभिन्न जो अर्थों की जो सतहें हैं, जो मीनिंग बिटवीन द लाइंस हैं, उसको पकड़ने की एक स्किल, एक क्षमता ट्रांसलेटर में विकसित हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये, और मैंने जैसे कहा कि मीनिंग बिटवीन द लाइंस, या कई बार होता है कि कम लिखा हो ज़्यादा का अर्थ है, जैसे साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में, इस तरह की स्किल जो आपकी किसी भी ट्रांसलेटर की है, वो स्किल वक्त के साथ डेवलप होती है, जो आप धीरे धीरे एक अपने ट्रांसलेटर्स पर्सनैलिटी में डेवलप करते हैं। आपको इन सारे पाठों को पढ़ते समय उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों का न केवल ध्यान रखना है बल्कि ट्रांसलेटर्स नोट में उसे एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई उसके अनुवाद में, उसे भी ज़रूर लिखना है। बहुत संभव है कि आपने जो स्ट्रैटेजी या जो पद्धति अनुवाद के लिए अपनाई, हो सकता है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हों, लेकिन गड़बड़ियाँ होने के बावजूद हम एज टीचर इसे पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे जब आपका एफर्ट, आपका खुद का प्रयास उसमें नज़र आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पाठ को ध्यान से पढ़ें, उसका अनुवाद करें, और अनुवाद की जो आपकी जो पूरी एक तरह से अनुवाद की जो
करने की जो पूरी जो एक्सरसाइज है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो आपके असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट के जो आपको जो पैसेजेस दिए जाते हैं या जो आपके एग्जाम में जो पैसेजेस आते हैं, वो सब पर अप्लाई होता है। आप अनुवाद करते समय पाठ का अच्छी तरह से पठन करें, अच्छी तरह से अध्ययन करें, उसका डीप एनालिसिस करें, उसको पढ़ते समय आप उसकी विभिन्न सतहों तक जाएं और उसके अर्थों की विभिन्न छवियों तक पहुँचे और ये महसूस करें, रियलाइज़ करें या इस पॉइंट तक पहुँचे कि अनुवाद करते समय इस पाठ को किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज पाठ के अनुसार बदलती हैं और आपको उसके हिसाब से ही अपने पाठ का अनुवाद करना होता है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से PGDT 5 जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें से रिलेटेड आपके पास जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें मैंने इस सेशन में लेने की कोशिश की है, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोजेक्ट सबमिशन से रिलेटेड हो, चाहे मटेरियल से रिलेटेड हो या शब्दकोशों से रिलेटेड हो। आपको कोशिश की गई है कि इस एक सत्र में उसे ब्रीफ किया जाए। आपकी और भी कोई समस्याएं हों तो आप हमें ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आप अनुवादक या पाठ के अनुवाद के दौरान आपने क्या क्या महसूस किया, किस तरह अनुवाद किया, और आपकी टिप्पणी में अगर आपका अनुवाद की पूरी प्रक्रिया अगर छन कर आती है तो वो एक बेहतर टिप्पणी होगी, बेहतर अनुवाद होगा। आज के इस सत्र के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। फिर किसी नए सत्र में फिर से मिलेंगे एक नए विषय, एक नई समस्या के साथ। नमस्कार। हो गया? कितने मिनट का हुआ? कितने मिनट का हुआ? 40 नहीं, 40 नहीं होगा, 42 मिनट का। और मुझे लगा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने छोड़ दिया। घड़ी में देखिए ना 12:05 पे शुरू हो गया था। अच्छा चलिए, ठीक हो गया ना? करते हैं गेट पे होता है वो याद को रखते हैं, वो करते हैं, वो गेट पे रखते हैं। नहीं यार रूम में करते हैं।